Hello friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Now we are discussing about literary notions of language like norm, norm, purity and preservation. So जैसा कि इसमें हम बात करेंगे जो भी लैंग्वेजेस है उसको हम उसके कुछ नोशंस हैं, लिटरेरी नोशंस हैं, जैसे नॉर्म हो गया, उसकी प्योरिटी के बारे में या प्रिजर्वेशन के बारे में, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। ये भी यूजीसी नेट में जो सिलेबस है उसी का पार्ट है, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट नॉर्म। द लिटरेरी नॉर्म और लिंग्विस्टिक नॉर्म or linguistic standard or linguistic language form norm is a historically determined set of commonly used language assets as well as the rule for their selection and use, which have been recognized by society as the most appropriate in a particular historical period। ठीक है, सो सबसे पहले नॉर्म समझेंगे वो है क्या। एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि नॉर्म मीन्स किसी भी लैंग्वेज के बारे में जो धारणा बनी होती है, या फिर कहना चाहिए उसके आदर्श, या उसको एक और नाम दे सकते हैं कि जो सोसाइटी होती है उसको एक तरह से बहुत हिस्टोरिकली जो चली आ रही होती है, एक तरह से नॉर्म्स जिसको कहते हैं, जो सेट होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए। सो यहाँ पे समझेंगे लिंग्विस्टिक नॉर्म और लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड, ठीक है, या फिर लैंग्वेज नॉर्म क्या होता है कि हिस्टोरिकली डिटरमाइंड सेट ऑफ कॉमनली यूज लैंग्वेज एसेट्स। एक तरह से लैंग्वेज की जो एक उसके क्या बोले स्ट्रक्चर या किसी भी फॉर्म में आप देख सकते हो, एक तरह से सेटअप होता है, ठीक है। एज वेल एज द रूल फॉर देयर सिलेक्शन एंड यूज़, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे लैंग्वेजेस सिलेक्ट करनी है, वो सारी चीज़ें पहले से ही आपको एक दिया रहता है। सो ये जो सेट ऑफ सिलेक्शन है, ये यूज़ करना, ये एक नॉर्म की तरह हम उसको देख सकते हैं। विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, किसने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ रहता है, सोसाइटी ने। एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड, जो भी एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड में कौन सा सेट ऑफ रूल्स या कौन से लैंग्वेज को सिलेक्ट करके हमको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें एक रिकॉग्नाइज्ड लेवल पे आपके सिक्योर रहती है। किसके द्वारा तो सोसाइटी के थ्रू, ठीक है। एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड, दीज आर द कलेक्टिव रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लैंग्वेज सिस्टम। तो इसको हम कह सकते हैं एक तरह से कि ये एक कलेक्टिव रूल्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करके हम लैंग्वेज सिस्टम को बनाते हैं। तो नॉर्म्स बेसिकली हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा नॉर्म्स एक ऐसा रूल्स हो सकता है, कलेक्टिव रूल्स हो सकते हैं जिसका यूज़ हम किसी भी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द लैंग्वेज नॉर्म इज़ वन ऑफ द इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज, एक तरह से इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, इंश्योरिंग इट्स फंक्शनिंग एंड हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी ड्यू टू इट्स इनहेरेंट स्टेबिलिटी। तो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी मतलब जो पहले हो रहा है उसी का नेक्स्ट लेवल पे, मतलब इनहेरेंट स्टेबिलिटी कह सकते हैं कि ये पहले भी उसी लैंग्वेज वैसे ही था, फिर उसके जो नेक्स्ट लेवल में जो नेक्स्ट इनहेरेंट में आया, जो उसी का सेम रूल फिर नेक्स्ट में ऐसा करके वो एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड although not excluding the variability of language devices and noticeable historical variability, since the norm is intended on the one hand to preserve speech traditions and on the other to satisfy current and changing social needs। because हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, है ना। हम देखते हैं कि हम सिंक्रोनिक डायक्रोनिक चेंजेस के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज चेंज होता रहता है, ठीक है, थ्रू टाइम चेंज होता है, या आपके करंट टाइम पे भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं। तो ये जो नॉर्म्स होते हैं, ये नॉर्म्स कुछ ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि ये कलेक्टिव रूल्स होते हैं जो अभी तक नहीं बदले हैं, जिनको हम नहीं बदल सकते, उनका उस लैंग्वेज में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट स्टेबिलिटी, राइट। सो वो क्या होता है, हर एक जनरेशन में वो चीज़ें सेम टू सेम चलती रहती हैं विदाउट चेंज,
चेंजेस को हम अलग बेस पे देख सकते हैं, बट लिंग्विस्टिक नॉर्म में आप ये सारी चीज़ें समझिए कि जो पहले था अभी तक वो चीज़ें स्टेबल है और उसका यूज़ हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। उस रूल्स का फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज़ प्योरिटी, ठीक है। प्योरिटी क्या होता है हिंदी में तो आप मतलब समझते ही हैं। लिंग्विस्टिक प्योरिज्म और लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शनिज्म इज द प्रिस्क्रिप्टिव practice of defining or recognizing one variety of a language as being purer of or intrinsically higher quality than other varieties. So प्यूरिज्म मतलब किसी चीज़ का किसी बिना किसी तरह का कोई गड़बड़ी के, ठीक है, प्योर फॉर्म में रहना। सो प्यूरिज्म या इसी को प्रोटेक्शनिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट करके रखेंगे किसी चीज़ को तो वो उसमें किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। सो एक तरह से ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस, प्रिस्क्रिप्टिज्म मतलब जो प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहता है, जो लिखा हुआ फॉर्म में रहता है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ डिफाइनिंग और रिकॉग्नाइजिंग वन वेराइटी ऑफ अ लैंग्वेज एज बीइंग प्यूरर ऑफ, तो क्या कहना चाहिए, एक लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में बहुत सारी वेराइटी भी होती हैं, ठीक है। हम जहाँ देखते हैं कोई भी आप एक लैंग्वेज उठाओगे उसमें बहुत सारी वेराइटी आपको मिलेगी। तो एक लैंग्वेज जो लैंग्वेज का एक रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म होता है, उसके बाद अलग अलग वेराइटी है, उस पर नहीं जाके हम जो प्योर फॉर्म है उस पर जाते हैं। जो प्योर फॉर्म है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। लिंग्विस्टिक प्योरिज्म वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रू लैंग्वेज academies and their decisions often have the force of law। एंड हम लिंग्विस्टिक प्योरिज्म को हम कह सकते हैं कि एक तरह से लैंग्वेज जो एकेडमिज्म होता है, एकेडमिकली जो यूज़ करते हैं वो एक प्योर फॉर्म होता है कहीं ना कहीं, और उसी का अगर हम ऐसे ही यूज़ करेंगे अगर हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में, तो वही लैंग्वेज हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों से, और वो प्योर फॉर्म नहीं हो पाता है। और देखेंगे प्योरिटी के बारे में कैसे समझ सकते हैं। द परसीव्ड और एक्चुअल डिक्लाइन आइडेंटिफाइड बाय द प्यूरिस्ट्स may take the form of a change of vocabulary, syncretism और of grammatical elements और loan words। तो अगर हम बात करते हैं कि जो परसीव्ड या एक्चुअल डिक्लाइन होता है प्यूरिस्ट फॉर्म का, कैसे होता है, यदि हम कोई भी वोकेबलरी को चेंज करते हैं, ठीक है, किसी वोकेबलरी अगर चेंज करें तो वो प्योर फॉर्म नहीं रह जाएगा। या किसी तरह का लोन वर्ड हम किसी लैंग्वेज से अगर लोन बोरो करते हैं किसी वर्ड को, तो भी वो प्योर फॉर्म में नहीं रह जाएगा। सो द अनवांटेड सिमिलरिटी इज ऑफन विद अ नेबरिंग लैंग्वेज हुज स्पीकर्स आर कल्चरली और पॉलिटिकली डोमिनेंट। कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी बहुत सारी सिमिलैरिटी हो जाती है कि आपके जो क्या कहें कल्चरली या पॉलिटिकली बहुत सारे लैंग्वेज आपके सिमिलर थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो अगर वो डोमिनेंट लैंग्वेज है तो उसका इन्फ्लुएंस आपके लैंग्वेज में आ जाता है, तब भी प्योर फॉर्म नहीं रह जाता। द आइडियल में इन्वोक लॉजिक क्लैरिटी और द ग्रामर ऑफ क्लासिक लैंग्वेजेस। अगर हम आइडियल की बात करें तो जो भी उस लैंग्वेज का लॉजिक है कि वो बहुत क्लियर रहेगा, सारी चीज़ें क्लियरिटी रहेगी। ग्रामर जो भी क्लासिक लैंग्वेजेस की ग्रामर है वो आपको एकदम प्योर फॉर्म में रहेगी। सो इट इज़ ऑफन प्रेजेंटेड एज अ कंजर्वेटिव मेजर as a protection of language from the encroachment of other language of the conservation of the national Volksgeet, but is often innovative in defining a new standard. It is something sometimes part of governmental language polity which is enforced in various ways। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि कैसे प्योरिटी नहीं हो पाती है, कैसे प्योरिटी में इन्फ्लुएंस आ जाते हैं। तो कई बार ध्यान रखना है कि जब हम बोरो करते हैं वर्ड तब भी इन्फ्लुएंस आ जाता है, या कोई भी हमारे जो बॉर्डर लैंग्वेज है, या आपके कहना चाहिए आपके आसपास जो भी कल्चरल या पॉलिटिकल जिनका लैंग्वेज जो है डोमिनेंट होता है उनका इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। तो इस तरह से वो क्या होता है, डिक्लाइन होता रहता है हमारा जो प्योर फॉर्म है। सो उनको बनाए रखने के लिए हम बहुत सारे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्योर फॉर्म को। So purism is a pejorative term in linguistics for a zealous conversation in regard to the use and development of language, also known as language purism, linguistic purism or discourse purism। ठीक है, a purist is someone who expresses a desire to eliminate certain undesirable features from a language, including grammatical errors, jargon, neologism, colloquialism, and words of foreign origin।
सो प्यूरिस्ट जो होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं लैंग्वेज को या प्योर करने के लिए वो स्टडी करते हैं। प्यूरिस्ट क्या होते हैं? वो होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अपनी डिज़ायर टू एलिमिनेट सर्टेन अनडिज़ायरेबल फीचर, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो, लैंग्वेज को प्योर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसमें किसी तरह अदर लैंग्वेजेस का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। तो उनका काम यही है प्यूरिस्ट का कि वो किसी तरह का जो अनडिज़ायरेबल फीचर्स हैं लैंग्वेज में उनको हटाना। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं? ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, या जार्गन्स हो सकते हैं, या न्यूअलोजिज्म जो नई चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैं, या कोलोक्विलिज्म हो गया, या फिर हम जो फॉरेन ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन से बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड्स जो है ओरिजिनेट होते हैं, उनको हटाना एक तरह से प्यूरिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट थिंग आ जाता है प्रिजर्वेशन, मतलब बचाव कैसे करें। सो लैंग्वेज प्रिजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड और डेड लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रिजर्वेशन क्या है? आपकी जो भी इंडेंजर्ड लैंग्वेज है या डेड लैंग्वेजेस उसको बचाना। विद लैंग्वेज डेथ, स्टडीज इन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, प्री हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी लूज डाइवर्सिटी। So, as history is remembered with the help of historical preservation, language preservation maintains dying or dead language for future studies in subfields. तो ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी हम आगे जाके उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी लैंग्वेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता चल पाएगी। तो याद रखना होता है हमें ये चीज़ कि अगर हम इसको किसी भी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके आज रखते हैं तो वो हमारे कल के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए प्रिजर्वेशन ज़रूरी है। क्रिएटिंग रिकॉर्डेड एंड प्रिंटेड सोर्सेज, रिकॉर्डेड एंड प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन आर एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग लैंग्वेजेस sound and context. Linguists, anthropologists and committed citizens work to interview, record and document languages to preserve them via durable फिजिकल मीडिया। सो यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको प्रिजर्व करना है तो बहुत सारे वेज हैं जिस वे पे जाके आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ना, कई चीज़ों को रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा जाता है लैंग्वेजेस को। तो अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती है तो एक तरह से बाद में हमें वो यूज़ करने में आसानी होती है, और जैसे रिकॉर्ड कर लेना या इंटरव्यू के थ्रू या डॉक्यूमेंट लैंग्वेजेस डॉक्यूमेंटेशन करके इन सब चीज़ों को प्रिजर्व किया जा सकता है। लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। आपको पता है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, बिकॉज इट इनेबल्स पीपल टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। व्हेन अ लैंग्वेज डाइज आउट, फ्यूचर जनरेशंस लॉस अ वाइटल पार्ट ऑफ अ कल्चर दैट इज़ नेसेसरी टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम यहाँ जानते हैं कि लैंग्वेज के साथ साथ हमारा कल्चर भी और सोसाइटी भी जुड़ी होती है। लैंग्वेज इज़ नॉट अबाउट द लैंग्वेज ओनली, इट इज़ अबाउट सोसाइटी एंड कल्चर ऑल्सो। बट अगर यहाँ पे लैंग्वेज ही डाई हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन को बहुत सारी कल्चर थिंग भी आपको नहीं देखने मिलेगी नेक्स्ट जनरेशन में, या उनकी सोसाइटी में वो सारे कल्चर छूट जाएंगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए लैंग्वेज का प्रिजर्वेशन ज़रूरी होता है। दिस मेक्स लैंग्वेज वल्नरेबल आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, एंड इट बिकम्स स्पेशली इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व इट। ठीक है, तो किसी तरह से हम देख सकते हैं कि ये कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए या हमारे नेक्स्ट लेवल में वो चीज़ें जानी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सारे कल्चरल को आना चाहिए, इसलिए भी लैंग्वेज ज़रूरी है प्रिजर्व करना। यहाँ पे देख लेंगे रीजन्स फॉर लैंग्वेज इंडेंजरमेंट और एक्सिस्टेंस। यहाँ पे क्या रीज़न हो सकते हैं कि हम देखेंगे कि लैंग्वेज इंडेंजर हो रहा है या डेड हो रहा है। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन पुट अ लैंग्वेज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एग्जिस्टिंग। वन इज़, पहला इसमें रीज़न देख सकते हैं, वन इज़ व्हेन अ लैंग्वेज इज़ नो लॉन्गर बीइंग टॉट टू द चिल्ड्रन ऑफ द कम्युनिटी। एक तो ये रीज़न हो सकता है कि बहुत टाइम से क्या होता है, बच्चों को, उस कम्युनिटी के बच्चों को बहुत टाइम तक उस लैंग्वेज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता या नहीं सिखाया जाता, और एटलीस्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ अ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इन दीज केसेस द रिमेनिंग फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज आर generally the older member of the community, and when they pass on the language dies out with them। तो कहीं ना कहीं जो बड़े होते हैं कम्युनिटी के, वो क्या करते हैं, बच्चों को वो चीज़ें के बारे में नहीं सिखाते या उनके सामने वो लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और क्या होता है, एक तरह से फ्लुएंसी टूट जाती है, या अगर बच्चे बोलते भी हैं तो उस फ्लुएंट वे में नहीं बोल पाते। और क्या होता है, जैसे जैसे वो जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, अगर वो डेड होते हैं तो उनके साथ साथ वो लैंग्वेज भी
एक तरह से इंडेंजर्ड हो जाती है या मर जाती है या डेड हो जाते हैं, ठीक है। सो अ लैंग्वेज कैन ऑल्सो बिकम एसोसिएट विद अ लोअर सोसाइटी सोशल क्लास। एक तरह से कह सकते हैं लैंग्वेज को हम लोअर सोसाइटी सोशल क्लास के थ्रू भी देख सकते हैं। इन दिस इंस्टेंस पेरेंट्स विल encourage their children to use the language used more often in society to distance themselves from the perceived lower class. Within one or two generation of the occurrence of the language can easily be lost, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तो अपना रीज़न ये हो गया जिसमें हम बड़े जो है बच्चों को नहीं सिखा पाते, इसलिए वो लैंग्वेज जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं हो सकती और डेंजर्ड हो जाती है। सेकेंड लैंग्वेज ये हो सकता है कि कई बार लैंग्वेज को दो वेराइटीज़ में देखा जाता है, एक हाई और एक लो। तो कहीं ना कहीं अगर लो सोशल क्लास पे अगर हम देखें तो जो लोअर सोसाइटी के लोग होते हैं तो उनको हायर सोसाइटी की लैंग्वेजेस के बारे में पता नहीं होता, जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं वो लोअर क्लासेस के जो लैंग्वेज होते हैं उसको यूज़ नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिमिनेशन में भी लैंग्वेज को डेड होने की संभावना रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम प्रिजर्व कैसे कैसे कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, फर्स्ट इज स्कूलिंग। वन वे टू प्रिजर्व लैंग्वेजेस इज टू इनकरेज यंगर जनरेशन्स टू speak their native language as they grow, so that they will then teach their children the language as well. Introducing local native languages in school would accelerate this process, however. यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूलिंग के थ्रू भी चीज़ें हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें हमें नहीं पता है, जो लैंग्वेजेस के बारे में हमें नहीं जानते, अगर उसको स्कूलिंग वैसे ही हमें सिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको हम प्रिजर्व करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को भी हम उस चीज़ के बारे में सिखा सकते हैं। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू द इंटरनेट कैन बी यूज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इशूज ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्टिंग and language preservation. It can be used to translate, catalog, store and provide information and access to languages. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत इजीली आप प्रिजर्व कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज को। इंटरनेट पे आप देखोगे, सर्च कर सकते हो, और अगर उस लैंग्वेज पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन डालना है तो वो इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो, तो वो अवेलेबल रहेगी आपके पास। या ट्रांसलेट कर सकते हो या कैटलॉग स्टोर भी कर सकते हो बहुत टाइम के लिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी लैंग्वेज के बारे में एक्सेस भी कर सकते हो। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू भी इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। न्यू टेक्नोलॉजी सच एज ब्रॉडकास्ट। अभी का न्यू टेक्नोलॉजी क्या है? ब्रॉडकास्ट कैन बी यूज टू preserve the spoken versions of a language, and written documents can preserve information about the native literature and linguistics of language, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके यूज़ करके आप प्रिजर्व कर सकते हो। यूजिंग रिटन डॉक्यूमेंट्स टू preserve information about the native literature and linguistics is also not without potential problem. Just because the language is written down, this does not mean it will survive. तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है वो हमें हमेशा आगे के लिए हेल्प करता है। हम हमेशा ये मान के चलते हैं जो रिटन डॉक्यूमेंट है, अगर उसको बाद में हम यूज़ करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एंड ऑल। सो यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि जस्ट बिकॉज वो रिटन फॉर्म में है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने लिख दिया तो नेक्स्ट जनरेशन या आगे चल के वो हमें काम देगी, बिकॉज दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज इन बुक और मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म is subject to acid issues, binding problem, environmental monitoring problem and security concern. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते कि हाँ हमने लिखा है तो वो काम ही देगा, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज़ होती हैं। एसिड इश्यूज़ हो गई, बाइंडिंग प्रॉब्लम्स हो गई, या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। इन सब चीज़ों की वजह से भी कई बार क्या होता है हम उसको प्रिजर्वेटिव नहीं मान सकते। सो टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ स्पोकन वर्जन्स ऑफ लैंग्वेज। मैनी ऑफ द सेम टेक्निक्स यूज इन रिकॉर्डिंग ओरल हिस्ट्री कैन बी यूज टू प्रिजर्व स्पोकन लैंग्वेजेस। प्रिजर्वेशनिस्ट्स can use reel-to-reel audio tape recording along with video recording and new technologies like broadcast to record spoken accounts of language. Technology is also vulnerable to new technology, ठीक है। then preservation efforts would fail it to technology to listen to or watch certain media such as audio tape recording and video tape is lost.
अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का हमने पहले ही बात कर लिया कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होता है। कई बार हम उसको ऑडियो रिकॉर्ड में रख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड में रख सकते हैं, तो वो चीज़ रिकॉर्डेड रहती है आपके पास और वो बाद में आप उसको यूज़ करके कहीं ना कहीं लैंग्वेज को एक प्रिजर्वेशन करने का बहुत अच्छा तरीका है। बट कभी क्या होता है कि अगर ये डिलीट्स हो गई या आपके पास से वो चीज़ें क्या होती हैं, अगर नहीं रह पाती या आपके पास वीडियो टेप्स लॉस्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक खतरा भी रहता है। तो फिर भी रिजर्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चूँकि ये मेंशन है फर्स्ट यूनिट में यूजीसी नेट के लिए, इसलिए मैंने इस पर डिस्कस किया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरे वीडियोज़ लेके आएंगे जो भी यूजीसी नेट के सिलेबस में मेंशन है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।